नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं संख्या पद्धति, उसका 4th पार्ट ले रहे हैं आज। यानी संख्या पद्धति हमारा टॉपिक है। संख्या पद्धति को बोला जाता है नंबर इस सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं अंकों के मान, यानी वैल्यू ऑफ डिजिट्स। अंकों के कुछ मान होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं विशुद्ध मान, अंकों का विशुद्ध मान। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम ले रहे हैं कुछ विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं। उनकी परिभाषाओं के आधार पर ही इस टॉपिक को समझा जा सकता है। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, परिभाषाएं होती हैं। उनके बाद उनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। परिभाषाओं के आधार पर ही इनको समझा जा सकता है। जैसे विशुद्ध मान की क्या परिभाषा होती है? अगर अंकों के साथ अगर किसी संख्या में उसके साथ प्रयुक्त हुए चिन्हों को न गिना जाए तो वह उस अंक का विशुद्ध मान कहलाता है। अगर कोई भी संख्या मान लो, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक संख्या लेते हैं प्लस में 646, या फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं माइनस 741। देखो यहाँ पे यह एक संख्या है 646, इसमें इसके साथ प्लस का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। यह है 741, इसमें माइनस का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। अगर इसका विशुद्ध मान लिखे तो इसका विशुद्ध मान हो जाएगा 646 डायरेक्ट, और इसका विशुद्ध मान हो जाएगा 741। यानी विशुद्ध मान का मतलब यही होता है कि अगर कोई संख्या है उसके साथ अगर कोई आपको प्लस या माइनस चिन्ह दिया हुआ हो तो उस चिन्ह को गिनती करते समय गिना नहीं जाता है। ये हो गया हमारा विशुद्ध मान, यानी अंकों के विशुद्ध मान को हमने पढ़ लिया है। इसके बाद सेकंड हमारा है जातीय मान। जातीय मान इसको बोला जा सकता है शुद्ध मान, यानी अंक का जातीय मान या शुद्ध मान। इसको बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ डिजिट। फेस वैल्यू ऑफ डिजिट यानी अंक का शुद्ध मान। कैसे, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी संख्या में अंकों के स्वयं का मान, किसी संख्या में अंकों के स्वयं का मान उस अंक का शुद्ध मान या जातीय मान कहलाता है। शुद्ध मान या जातीय मान कहलाता है। देखिए कोई संख्या है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं 890। एक एग्जाम्पल हमारा 890 है। आपसे पूछ ले कि 890 में 9 का जातीय मान क्या है, या फिर 890 में 9 की फेस वैल्यू क्या है, तो 890 में 9 की फेस वैल्यू मैंने क्या बताया है इस परिभाषा में? किसी संख्या में अंकों के स्वयं का मान उस अंक का शुद्ध मान कहलाता है। यानी इसमें 890 में 8 का खुद का मान 8 है, 9 का खुद का मान 9 है, और 0 का खुद का मान 0 है। यानी 890 में 8 की जो फेस वैल्यू होगी वो 8 होगी, और 9 की जो फेस वैल्यू होगी 9 होगी, और 0 की फेस वैल्यू 0 होगी। जैसे कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 741 है। इसमें पूछ ले कि 4 की फेस वैल्यू कितनी होगी, या फिर जातीय मान कितना होगा 4 का, तो 4 का जातीय मान 4 ही होगा। यानी 4 का जो खुद का मान है वो इसका क्या कहलाता है? शुद्ध मान कहलाता है। आज का जो पार्ट है उसमें हम डेफिनेशन ही देख रहे हैं, परिभाषाएं देख रहे हैं। अलग अलग परिभाषाओं के आधार पर ही इनको समझा जा सकता है। थर्ड है हमारा स्थानीय मान। किसी संख्या का स्थानीय मान इसको बोला जाता है प्लेस वैल्यू।
इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी संख्या में प्रयुक्त हुए अंकों के स्थानों के मान उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। देखो परिभाषा क्या है, किसी संख्या में प्रयुक्त हुए अंकों के स्थानों के मान उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। किसी संख्या में प्रयुक्त हुए अंकों के स्थानों के मान उस अंक के स्थानीय मान कहलाते हैं। देखो कैसे, कोई संख्या है, जैसे मान लो एक संख्या है ये वाली, यानी 7896, ये संख्या है, इसको विस्तारित रूप में लिखते हैं। सबसे पहले विस्तारित रूप हो जाएगा इसका 7000 प्लस 800 प्लस 90 प्लस 6। ये कैसे किया है हमने, यानी इसमें 6 का स्थान है वो है इकाई का, और 9 का स्थान है दहाई का, और 8 का जो स्थान है वो है सैकड़ा का, इसके बाद में 7 का स्थान है हजार का। यानी इसके स्थानों के जो मान होते हैं वो स्थानीय मान कहलाते हैं। तो 9 का स्थान का मान क्या है 90, 8 का स्थान का मान क्या है 800, और 7 का स्थान का मान 1000 है, यानी 7000, और 6 का स्थान का मान 6 है। ये होगा इसका एक्सपेंडेड रूप, यानी इसका विस्तारित रूप। विस्तारित रूप में आप देख सकते हैं कि 7000 प्लस 800 प्लस 90 प्लस 6, यानी 7000 कब, जब ये है 1000 के ऊपर, यानी 1000 के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, तब 7000 8 यानी सैकड़ा के स्थान पर, यानी 8 सैकड़ा यानी 800, 9 यानी दहाई के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, 6 यानी इकाई के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपको एक संख्या दे दी जाएगी, मान लो संख्या दे दी 7896, इसमें पूछ लिया कि 9 का स्थानीय मान क्या है, तो 9 का स्थानीय मान 90 होगा। अगर आपसे पूछ रहे 9 की फेस वैल्यू क्या है, तो 9 की फेस वैल्यू 9 ही होगी, लेकिन इसका स्थानीय मान 90 होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं अलग अलग प्रकार की संख्याओं की परिभाषाएं। अलग अलग प्रकार की संख्याएं होती हैं, उनके बारे में देखते हैं क्या होती हैं। सबसे पहले ले रहे हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की परिभाषा क्या हो जाएगी, जिन संख्याओं से गिनती की जाती है, जिन संख्याओं से गिनती की जाती है उनको बोला जाता है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं यानी जिनसे गिनती की जाती है। तो और प्राकृत संख्याओं को n से निरूपित किया जाता है। n में वो सेट, यानी n का जो सेट बनेगा, जो समुच्चय बनेगा, उसमें वो संख्याएं शामिल की जाएंगी जिनसे गिनती की जाती है। गिनती की जाती है 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार इनसे गिनती की जाती है। इन संख्याओं को बोला जाता है प्राकृत संख्याएं। ध्यान रहे इसमें जीरो को शामिल नहीं किया जाता। इसके बाद में सेकंड है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं की परिभाषा क्या होगी, वे प्राकृत संख्याएं जिनमें जीरो को शामिल कर लिया जाए। तो वो होंगी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को बोला जाता है होल नंबर, और डिनोट किया जाता है W। यानी इससे पहले मैंने पढ़ा था नेचुरल नंबर का जो सेट पढ़ा था, यानी नेचुरल नंबर के समुच्चय पढ़े थे। अगर इस समुच्चय में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वो होल नंबर का समुच्चय हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5, इस प्रकार की जो संख्याएं शामिल की जाती हैं किसी सेट में, तो वो होती हैं पूर्ण संख्या। है पूर्णांक। पूर्णांक को बोला जाता है इंटीजर। देखो पूर्णांक की क्या परिभाषा जाएगी, अगर
पूर्ण संख्याओं में अगर पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए जो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय था उसमें अगर ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो इस प्रकार का जो समुच्चय बनेगा या जो सेट बनेगा वो होगा इंटीजर, यानी आई हो जाएगा आपका। इसको आई से डिनोट किया जाता है। आई में कौन कौन सी संख्याएं शामिल की जाएंगी, जैसे -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3, इस प्रकार की संख्याएं जिनमें शामिल की जाती हैं और जिनसे एक समुच्चय तैयार किया जाता है, एक सेट तैयार किया जाता है, वो होती है इंटीजर संख्याएं, यानी इंटीजर यानी पूर्णांक। अब इनको एक वेन आरेख के द्वारा समझते हैं, यानी वेन डायग्राम में इन संख्याओं को वेन आरेख से समझते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जिनसे गिनती की क्रिया की जाती है, जो होती है 1, 2, 3, 4, ये प्राकृत संख्याएं। उसके बाद में हमने पढ़ी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, जिनमें जिन प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाता है वो पूर्ण संख्याएं। और उसके बाद में हमने पढ़े पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, जिनमें ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या हो गया कि सभी प्राकृत संख्याएं, यानी प्राकृत संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, उनको हम पूर्ण संख्याएं बोल सकते हैं, यानी सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 0 को छोड़ दिया जाए 1, 2, 3, 4, 5 क्या होंगी, प्राकृत संख्याएं, यानी जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं में शामिल होती हैं। सेकंड क्या हो जाएगा, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। देखो जैसे कोई संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 0, -5, -4, -3, -2, -1, 0। देखो सबसे पहले क्या बात है कि सभी प्राकृत संख्याएं, यानी प्राकृत संख्याएं ये वाली होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं जिनमें 0 को भी शामिल कर लिया जाए, तो जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, यानी इनको हम पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं और इनको हम प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं। इसके बाद में मैंने सेकंड लाइन लिखी है कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं ये होती हैं और पूर्णांक है ये सारी संख्याएं पूर्णांक होती हैं, यानी सभी पूर्ण संख्याएं, यानी इतनी वाली जो संख्याएं हैं उनको हम पूर्ण भी बोल सकते हैं और पूर्णांक भी बोल सकते हैं। तो इनका वेन आरेख कैसे हो जाएगा, देखो मान लो ये सारी क्या है, प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर हैं। तो इनमें क्या हो जाएगा, सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्याओं में शामिल कर लें, तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। यानी अगर इतनी होल नंबर है यानी पूर्ण संख्याएं हैं, तो इतनी सारी जो बचेंगी वो कितनी हो जाएंगी, आपकी नेचुरल नंबर हो जाएंगी। और थर्ड है सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। मान लो ये सारी क्या है, पूर्णांक हैं, ये सारी हैं पूर्णांक यानी इंटीजर। अगर ये पूर्णांक हैं तो पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं शामिल कर सकते हैं, पूर्णांक में होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों को शामिल किया जा सकता है। सेकंड वाला ये वाला होल नंबर का है। होल नंबर में कौन सी संख्याओं को शामिल किया जा सकता है, होल नंबर में नेचुरल नंबर को शामिल किया जा सकता है, यानी नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा और होल नंबर में 0 हो जाएगा और इसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये सारी क्या है, -1, -2, -3, -4, -5, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारी इस सर्किल में आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ ये क्या है, पूर्णांक है। और इतनी सारी ये सारी आ रही हैं होल नंबर में, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये पूर्ण संख्या है। इतनी सारी आ रही हैं नेचुरल नंबर, यानी ये क्या हो गई, प्राकृत संख्या। ये इसका है वेन आरेख। देखो इसके बाद में देखते हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्या को बोला जाता है इवन नंबर। देखो सम संख्या क्या होती है, सम संख्याओं की परिभाषा लिखते हैं कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, जो 2 से पूर्णतः
विभाजित हों, सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी सम संख्याओं के लिए क्या कंडीशन होती है कि उनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, यानी भाग देंगे तो कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए। 2 का भाग यानी 2 की भाजकता, 2 की भाजकता का एक नियम होता है कि कोई संख्या 2 से कब भाजित होगी, अगर उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये अंक किसी संख्या के लास्ट में आ रहे हैं तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहे हैं वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी वो एक सम संख्या होगी। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल के लिए 36 है, 36 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है और इसके लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये एक सम संख्या है। जैसे 4 है, जैसे 8 है, जैसे 10 है, जैसे 12 है, ये सभी क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। इसके बाद में लेते हैं सेकंड, विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को बोला जाता है ओड नंबर, ओड नंबर। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हों, जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हों। पूर्णतः विभाजित न हो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 का भाग देंगे तो उसमें एक शेषफल बचेगा। ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में क्या हो 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी संख्याएं 2 से कभी विभाजित नहीं होंगी, अर्थात इन जिन संख्याओं के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 हो वो विषम संख्या होंगी। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं 3 हो गई, 15 हो गई, 19 हो गई, 21 हो गई, 23 हो गई, 117 हो गई, ये सभी क्या है, विषम संख्याएं। इसके बाद में देखते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं, यानी सबसे पहले लेते हैं भाज्य संख्याएं। परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को बोला जाता है कंपोजिट नंबर। क्या होती हैं भाज्य संख्याएं, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं, वे सभी संख्याएं जो एक और समय के अलावा, एक और खुद के अलावा यानी समय के अलावा भी किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हों। यानी एक और खुद में तो सबका भाग जाता है और इसके अलावा भी अगर किसी संख्या का भाग जाए तो वो होगी एक भाज्य संख्या। तो देखते हैं सबसे पहले, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। कैसे होती है कि 4 में 4 का भाग तो जाता ही है, कितनी बार जाएगा, एक बार, 4 का एक बार भाग जाएगा। इसके बाद में 4 में यानी खुद का भाग दे लिया, इसके बाद 1 का भाग जाएगा 4 बार। यानी कोई भी संख्या खुद और 1 से तो हमेशा विभाजित होती है, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें 4 में 2 का 2 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 4 एक भाज्य संख्या है। इसके बाद में और संख्या देखते हैं, जैसे 4 के बाद में है 6 में 6 का भाग जाएगा, 6 में 1 का भाग भी जाएगा, 6 में 6 का एक बार जाएगा, 6 में 1 का भाग जाएगा 6 बार। इसके अलावा 6 में 2 का भाग भी जाता है 3 बार। इसके बाद में 6 में 3 का भाग भी जाता है 2 बार। इसका मतलब क्या हो गया कि 6 एक भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर है, 6 एक भाज्य संख्या हो गई। सभी भाज्य संख्या लिखते हैं यहाँ पे, यानी कंपोजिट नंबर जितनी भी हैं वो लिख रहे हैं, भाज्य संख्याएं। कौन कौन सी होगी, सबसे पहले देखते हैं 2 भाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि 2 में सिर्फ 2 और 1 का भाग जाता है, तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता। 3 भी इसी प्रकार, 3 में 3 का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है, इसके अलावा तीसरी संख्या भाग नहीं जाता। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गई 4। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। कंफ्यूजन में हम कर देते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है, लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 4 के बाद में 5 भाज्य संख्या नहीं है, इसके बाद में 6 है, 6 के बाद में 8 है, उसके बाद में 9। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है 9। उसके बाद में 10 भी एक भाज्य संख्या है, उसके बाद में 12 एक भाज्य संख्या है, 14 भी एक भाज्य संख्या है, 15 भी एक भाज्य संख्या है, इसके बाद में 16, 18,
20 ये सभी क्या होती हैं, भाज्य संख्या होती हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ ली जाती हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, ये होगी सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। और सेकंड पूछा जाता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, यानी विषम भी हो और सबसे छोटी भी और भाज्य भी हो, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। इसके बाद में सेकंड लेते हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य होती हैं, इसके लिए एक परिभाषा है कि वे सभी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा, एक और समूह के अलावा, एक और समूह के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो। यानी वे सभी संख्याएं जो एक और समूह के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो, जो होती है वो भाज्य संख्याएं और जो विभाजित नहीं होती है वो अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को बोला जाता है प्राइम नंबर। कौन कौन सी हैं, जैसे सबसे पहले लेते हैं 2 है, 2 में 2 का भाग जाएगा एक बार, 2 में 1 का भाग जाएगा 2 बार। इसके बाद इसकी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। इसके बाद में है 3 में 3 का जाता है, 1 का जाता है। इसके अलावा कोई संख्या नहीं है जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए। इसके बाद में 5 है, इसके बाद में 7 है, इसके बाद में 11 है, 13 है, 13 के बाद में 17 है, 19 है, 23 है। इस प्रकार ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखो सबसे छोटी होने के साथ ही सेकंड ये क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या 2, यानी सम भी हो और अभाज्य, और केवल अभाज्य संख्याओं में एकमात्र ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य 2 ही है। इसके बाद में कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं जो क्या हो, अभाज्य संख्या हो, तो इसको सम अभाज्य संख्या भी बोला जाता है। यानी 2 को सम अभाज्य संख्या भी बोला जाता है। विषम तो सारी हैं। इसके बाद में पढ़ रहे हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार यानी कि कोई भी भिन्न संख्या है, अगर उस संख्या में मान लो नीचे वाली संख्या का भाग दें तो एक दशमलव के बाद जितनी संख्याएं आती हैं उनका प्रसार किस प्रकार होता है। वो प्रसार एक अनगिनत भी हो सकता है, उस प्रसार की हम गिनती भी कर सकते हैं। इस आधार पे 2 प्रकार का होता है, यानी दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है शांत दशमलव, और सेकंड होता है अशांत दशमलव। कोई भिन्न का प्रसार यदि दशमलव के बाद, कोई भी भिन्न का प्रसार यदि दशमलव के बाद क्या हो, फिक्स हो, जैसे 7, 4, 6, यानी कोई भी भिन्न का अगर प्रसार दशमलव के बाद हम गिन सकते हैं, इनको आराम से काउंट किया जा सकता है 1, 2, 3, यानी 3 ही डिजिट इसमें आ रही हैं। इसका मतलब क्या है, एक शांत दशमलव है। जैसे और उदाहरण लेते हैं 6.434, यानी दशमलव के बाद आने वाली संख्याओं की अगर हम गिनती कर सकते हैं तो वो होगा एक शांत दशमलव। इनकी गिनती कर सकते हैं कि 4 संख्याएं, इसमें 4 डिजिट है। अशांत दशमलव क्या होगा कि किसी भिन्न में उसके प्रसार में दशमलव के बाद आने वाली संख्याओं की अगर गिनती हम न कर सकें, जैसे इस प्रकार, यानी अनंत तक अगर संख्याएं चलती जा रही हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि ये अशांत दशमलव है।
इसमें क्या कंडीशन हो सकती है, इसमें एक कोई संख्या बार बार रिपीट भी हो सकती है, यानी 61 बार बार रिपीट हो रहा हो। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.61 के ऊपर बार। इसका मतलब ये हो गया कि 0.61 ये बार बार रिपीट हो रहा है। और इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, जैसे 8 आ गया, 7 आ गया, उसके बाद में कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, जैसे 5 1 5 1 5 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.8751 की ही ऊपर बार। यानी इस प्रकार क्या हुआ कि दशमलव के बाद आने वाली संख्याओं की या तो पुनरावृत्ति हो रही है या फिर वो अनंत तक चलती जा रही हैं। इस प्रकार हम इनको काउंट नहीं कर सकते, यानी गिन नहीं सकते। तो वो जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत दशमलव होगा। अशांत दशमलव दो प्रकार का होता है। अशांत दशमलव भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है आवर्ती अशांत, आवर्ती अशांत, और एक होता है अनावर्ती अशांत दशमलव। अनावर्ती अशांत दशमलव। देखो आवर्ती का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखें इस संख्या में 0.61 बार बार 61 की आवर्ती हो रही है, तो ये हो गई आवर्ती अशांत। अगर यहाँ पे देखें 0.3 4 5 6 7 8 या फिर आगे ये कंटिन्यू चलती जा रही हैं, इसका मतलब इसमें कोई रिपीट नहीं हो रही कोई संख्या, तो ये हो जाएंगे अनावर्ती अशांत। जैसे इसका कोई एग्जाम्पल है, 7.61 के ऊपर लगा दिया बार, बार लगा दिया मतलब क्या हो रही है, इसकी बार बार आवर्ती हो रही है। और अनावर्ती में जैसे कोई उदाहरण लेते हैं, 6.37125132, इस प्रकार संख्याएं चलती जा रही हैं, ये हो गई अनावर्ती अशांत। आवर्ती अशांत भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होती है शुद्ध आवर्ती अशांत, शुद्ध आवर्ती, और एक होती है अशुद्ध आवर्ती। देखते हैं शुद्ध आवर्ती क्या होती है। शुद्ध आवर्ती का मतलब जैसे कोई संख्या 6.75 यानी 7 यानी दशमलव के जस्ट बाद किसी संख्या की आवर्ती हो रही है, तो ये हो जाएगी शुद्ध आवर्ती। अगर दशमलव के बाद कोई संख्या आके जैसे 7 8 7 5 4 इसके बाद में अगर किसी संख्या की आवर्ती होगी, यानी दशमलव के जस्ट बाद अगर किसी संख्या की आवर्ती हो रही हो, वो तो होगी शुद्ध आवर्ती। और अगर दशमलव के बाद 3 या 4 संख्याओं के बाद अगर किसी संख्या की आवर्ती होती है, तो उसका मतलब ये होगी वह अशुद्ध आवर्ती। जैसे एग्जाम्पल के लिए दशमलव के जस्ट बाद मान लो 36 की आवर्ती हो रही है, तो ये हो जाएगी शुद्ध आवर्ती। जैसे मान लो 7.32, इसके बाद जस्ट दशमलव के बाद क्या हो रही है, 32 की आवर्ती हो रही है। अशुद्ध आवर्ती तो हो रही है, लेकिन 2-4 संख्या छोड़ के ही किसी संख्या की अगर आवर्ती हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अशुद्ध आवर्ती है। ये हो गया हमारा दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार के बाद में हम पढ़ते हैं प्रीमेय और अप्रिमेय संख्याएं। इसके बाद में हम देखते हैं प्रीमेय और अप्रिमेय संख्याएं। इनको एक कंपैरिजन के माध्यम से समझेंगे। प्रीमेय संख्याएं, एक साइड लिख रहा हूं प्रीमेय संख्याएं और दूसरी साइड अप्रिमेय संख्याएं। देखो क्या होती है प्रीमेय संख्याएं। हम क्लास 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रीमेय और अप्रिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले वही परिभाषा कि जो P/Q के रूप में, जो P/Q के रूप में लिखी जा सके उनको तो बोला जाता है प्रीमेय संख्याएं। और जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके, जो यानी किस प्रकार हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और किस प्रकार P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसको बाद में एग्जाम्पल में देखेंगे। सेकंड देखो, जो जिन संख्याओं का वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट, वर्गमूल और घनमूल, जिन संख्याओं का वर्गमूल और घनमूल एक पूर्ण संख्या हो, घनमूल एक पूर्ण संख्या हो, जिन संख्याओं का वर्गमूल और घनमूल एक पूर्ण संख्या हो, जैसे 16 है, 16 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट करें तो क्या होगा, पूर्ण संख्या यानी एक 4 आएगी। स्क्वायर रूट करेंगे 16 का तो क्या होगा, 4 एक पूर्ण संख्या है। उसके बाद में जैसे घनमूल कर रहे हैं 27 का अगर क्यूब रूट करें तो इसका क्या होगा, क्यूब रूट 3 होगा। यानी क्या मतलब हुआ, 16 और 27,
16 का अगर हमने क्या किया है स्क्वायर रूट और 27 का हमने क्यूब रूट किया है, इसका मतलब ये दोनों पूर्ण संख्याएं आ रही हैं। इसका मतलब 16 और 27 क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, जिन संख्याओं का वर्गमूल और घनमूल एक अपूर्ण संख्या हो, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, घनमूल यानी क्यूब रूट, घनमूल एक अपूर्ण संख्या हो, अब ये अपूर्ण संख्या यानी दशमलव में आएगी। दशमलव में भी किस प्रकार आएगी वो थर्ड में देखते हैं। यानी अगर किसी भिन्न का प्रसार अगर किसी भिन्न का प्रसार शांत या फिर आवर्ती अशांत हो, देखो वहां पे मैंने एक बात बताई कि जिन संख्याओं का वर्गमूल और घनमूल एक अपूर्ण संख्या हो। अपूर्ण संख्या यानी कोई संख्या अगर दशमलव के रूप में हो तो वह एक अपूर्ण संख्या होती है। लेकिन दशमलव के रूप में किस प्रकार होनी चाहिए, दशमलव के रूप में अगर वो संख्या किसी भिन्न का प्रसार अगर शांत रूप में हो जाए, यानी शांत रूप मतलब जीरो के बाद में अगर कोई संख्या मान लो जैसे 7.676, यानी दशमलव के बाद में आने वाली संख्याओं को अगर हम गिन सकते हैं तो वो होगी परिमेय संख्या है। अगर हम नहीं गिन सकते वो हो जाएगी अपरिमेय संख्या। एक तो बात हो गई यानी शांत का मतलब, और एक आवर्ती अशांत। आवर्ती अशांत का मतलब दशमलव के बाद आने वाली संख्याओं की बार बार आवर्ती हो रही हो। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी वो परिमेय संख्याएं होंगी। और इसमें थर्ड जो है वो ये हो जाएगा, जिन भिन्नों का दशमलव प्रसार अनावर्ती अशांत हो। इसका मतलब क्या हुआ, दशमलव के बाद आने वाली संख्याएं जिनको हम गिन न सके, यानी ये अनिश्चित होती हैं। दशमलव के बाद आने वाली संख्या अगर अनिश्चित प्रकार से आ रही है, इसका मतलब ये हुआ अगर किसी संख्या का वर्गमूल या घनमूल कर रहे हैं, अगर वो वर्गमूल और घनमूल एक पूर्ण संख्या हो गई तो पूर्ण संख्या हो गई, इसका मतलब परिमेय संख्या है। दूसरी बात, अगर वो संख्या एक पूर्ण संख्या न होकर अपूर्ण संख्या होगी, अपूर्ण संख्या होगी तो परिमेय संख्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हम पूरे कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो अपरिमेय ही होगी, क्योंकि अपूर्ण संख्या भी किस प्रकार की होनी चाहिए, अपूर्ण संख्या अगर उसकी अनावर्ती अशांत हो, इसका अगर दशमलव प्रसार अनावर्ती अशांत हो तभी वो अपूर्ण संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी। अगर वो अपूर्ण संख्या जैसे मान लो अगर अपूर्ण संख्या इस प्रकार हो 7.676, ये भी एक अपूर्ण संख्या है, लेकिन इसमें इसका आवर्ती प्रसार एक शांत है, यानी दशमलव के बाद आने वाली संख्याओं को हम गिन सकते हैं तो वो एक परिमेय संख्या होगी। अगर हम उनको नहीं गिन सकते वो एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी 0.1 2 3 4 इस प्रकार चली जा रही है तो वो एक अपरिमेय संख्या है। अगर 2-3 डिजिट के बाद वो अगर रुक जाती है तो एक परिमेय संख्या है। और अगर उसकी रुक नहीं रही हो लेकिन उसकी आवर्ती हो रही हो तो भी वो एक परिमेय संख्या होगी। आगे तो यही मतलब है P/Q मतलब कोई संख्या है, इस तरह 5 में 7 को भाग दियो, ठीक है, 5 में 7 को भाग दियो, कितने मतलब 7 है, 7 में 5 को भाग दियो तो 5 एकम 5 बच गया 2, लगे वो पॉइंट 0, 5 के 20, या क्या आ गई 1.4, क्या आ गई 1.4, यानी 1.4 आ गई परिमेय संख्या आ गई। क्यों? क्योंकि आगे बाद में दशमलव प्रसार रुक हो रही, ठीक है। अगर कोई संख्या मान लें जितना है 10 में 3 को भाग दें तो 3 तियाँ 9, 1 पॉइंट लाके 0, 3 तियाँ 9, आंख मतलब कि रिपीट होती जाएगी संख्या, यानी 3 रिपीट, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। जितना कोई संख्या है 21 में 9 को भाग दें, 9 दूनी 18, 3.0, 9 18 9 27, 3 0, 9 18 9 27,
तो यह भी एक प्रीमिय संख्या है, यह पी बटा क्यू के रूप में। अगर कोई संख्या पी बटा क्यू के रूप में ना लिखी जाएगी ना, तो मतलब जितना कोई संख्या 7 में 2 को भाग दियो, तुम्हारे अंक उतर आ रही हो 0.32 अंक बढ़ तो जा रही है, तो मतलब ये हो गया प्रीमिय संख्या। मैं बता दी नहीं, अगर जैसे मान लो कोई संख्या है 10, अगर इसमें 3 का भाग दे रहे हैं, 10 बटा 3 के रूप में लिखी जा रही है पी बटा क्यू के रूप में। किस प्रकार लिखते हैं इसको? 10 में अगर 3 का भाग दे तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। यहाँ बच गया 1, यहाँ लग जाएगा दशमलव, इसके बाद में 0, इसके बाद होगा 3 तिया 9। फिर से इस प्रकार क्या होगी? 3 की आवर्ती होगी, तो एक प्रीमिय संख्या होगी। अगर इसमें 10 में 3 का भाग दे तो क्या हो? अगर भाग मान लो इस प्रकार हो कि 3 के बाद में 2 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 1 आ जाए, यानी इस प्रकार हो कि दशमलव के बाद आने वाली संख्याओं की गिनती ही ना कर सके, तो वो एक अप्रीमिय संख्या होगी। इसके अलावा जो संख्या होगी वो एक प्रीमिय संख्या होगी। प्रीमियर है, प्रीमियर। इसके बाद में देखते हैं प्रीमिय और अप्रीमिय संख्याओं के उदाहरण, यानी ये इस साइड लिख रहे हैं प्रीमिय संख्याएं, प्रीमिय संख्याएं, और इस साइड अप्रीमिय संख्याएं। जो इससे पहले हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो इन उदाहरणों में भी पूरे हो जाएंगे। अप्रीमिय संख्याएं, एक कॉन्सेप्ट में हमने लिखा था कि प्रीमिय संख्याएं वो होती हैं जिनका दशमलव प्रसार क्या होता है? एक शांत होता है। जैसे 0.76 एक प्रीमिय संख्या है, जैसे 7.34 एक प्रीमिय संख्या है, यानी इनका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। और सेकंड, जैसे एक बताया था कि जिनका दशमलव प्रसार क्या हो? आवर्ती हो, यानी आवर्ती अशांत के रूप में हो, 7.37, ये इसकी बार बार अगर आवर्ती हो रही हो तो भी वो एक प्रीमिय संख्या होगी। इसमें क्या हो जाएंगी? इसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 7.654 इस प्रकार अगर चलता जा रहा है, यानी दशमलव के बाद आने वाली संख्याओं की कोई निश्चित संख्या न हो, तो वो एक अप्रीमिय संख्या है। एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट। देखो कई बार क्वेश्चन यहाँ से आता है कि 22/7 एक प्रीमिय संख्या है, क्योंकि पी बटा क्यू के रूप में लिखी जा रही है, इसका एक फिक्स मान होता है। लेकिन पाई जो होता है, पाई ये एक अप्रीमिय संख्या होती है। पाई का मान 22/7 जरूर होता है, लेकिन 22/7 एक प्रीमिय संख्या है, और जबकि पाई एक अप्रीमिय संख्या होती है, क्योंकि पाई का मान जो होता है वो होता है 3.14157172, इस प्रकार अनंत तक चलता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक अप्रीमिय संख्या है। अगर 22 में 7 का भाग देंगे तो क्या होगी? एक निश्चित संख्या के बाद इसकी आवर्ती खत्म हो जाएगी, यानी इस भिन्न में आने वाली दशमलव के बाद आने वाली संख्याओं को हम गिन सकते हैं, लेकिन इस भिन्न में दशमलव के बाद आने वाली संख्याओं को गिन नहीं सकते। इसके बाद में एक उदाहरण और देखते हैं। अगर कोई संख्या इस प्रकार हो कि √x⁴n, यहाँ पे क्या है? n जो है वो एक सम संख्या है। n क्या है? सम संख्या। जैसे मान लो 3√3⁶ क्या है? यहाँ पे एक सम संख्या है, तो इसको सरल कैसे करेंगे? रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 6। अगर इसको कैंसिल करें तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, यानी 3⁻3। 3⁻3 का मान होता है 9, तो 9 एक क्या हो जाएगी? प्रीमिय संख्या है। और इसका सेकंड अप्रीमिय संख्या में देखें तो इस प्रकार होगा कि √x⁴ अगर m हो, जहाँ m अगर विषम संख्या है तो वह एक अप्रीमिय संख्या होगी, विषम संख्या। अगर यहाँ पे m अगर विषम संख्या है तो इसका मतलब यह एक अप्रीमिय संख्या होगी। कैसे? जैसे 9 की पावर √9 क्या हो? 3 हो, तो इसको हम सरल नहीं कर सकते आगे, क्योंकि रूट का मतलब 1/2, इसकी पावर 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 9⁻3/2। तो ये जो संख्या है 9⁻3/2 एक अप्रीमिय संख्या है। ध्यान यहाँ पे ये जरूर रखना है कि पूछ लिया जाता है कि पाई किस प्रकार की संख्या है, तो पाई हमेशा अप्रीमिय संख्या होती है। अप्रीमिय संख्या में जैसे ई भी होता है, एक ई यानी नेपियर जो संख्या होती है ई का जो मान होता है वो होता है 2.7181, इस प्रकार चलता रहता है, यानी ई भी एक अप्रीमिय संख्या है, पाई भी एक अप्रीमिय संख्या है। आज के हमने इस टॉपिक में पढ़ा है विभिन्न प्रकार की संख्याएं, उनकी परिभाषाएं देखी हैं, उनके कॉन्सेप्ट, उनकी एग्जाम्पल देखे हैं। जो कल का हमारा 5वां पार्ट होगा उस पार्ट में हम देखेंगे कि भाज्यता के क्या क्या नियम होते हैं, यानी कोई संख्या 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से किस प्रकार विभाजित होती है, उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।